हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आई होप आप लोग लेक्चर 5 तक कर चुके होंगे। तो लेक्चर 5 में हम जो भी पढ़े हैं उसको एक झलक यानी एक बार रिवीजन करेंगे स्पीड में। उसके बाद लेक्चर 6 को आगे बढ़ाएंगे, यानी लेक्चर 6 को आप समझ सके, यदि कहाँ से कहाँ तक पढ़ें नहीं पढ़ें उसके आगे समझाएंगे। आज का जो लेक्चर होगा, आज लेक्चर थोड़ा सा वो जितना पढ़ें उससे थोड़ा सा कुछ लेवल का होगा, इसलिए आपको धैर्य रख के मेरी बातों को अच्छी से सुनना होगा और हम जो भी बताएंगे अच्छे से देखिएगा, धैर्य रख के ध्यानपूर्वक। तो मेरा लेक्चर सुनिए। अब हम लोग कल इसका टेस्टिस का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखे थे, क्या क्या होता है नहीं होता है। तो टेस्टिस में जो मेन चीज़ था मेरा वो था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी विरिसन जो था, शुक्रजनक नलिकाएं जो था, विरिसन पालिका में जो उलझा हुआ जो पाइप था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिकाएं, वही शुक्राणु का निर्माण करता है। और हम लोग आज शुक्राणु का निर्माण पढ़ रहे हैं कि शुक्राणु का निर्माण होता है कैसे। देखिए, हम लोग जानते हैं टेस्टिस में दो अहम भूमिका निभाता है। एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जिससे हम लोग लड़का होने का परिचय दिखाता है। मेरा गला हम लोग का बैठता है, यानी भारी आवाज़ होता है, दाढ़ी मुँह जाता है, तो इससे होता है। और दूसरा उसका काम है क्या, वह शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी शुक्राणु जनन उसी के अंदर होता है। हम लोग क्लास 10 तक में पढ़ चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव मतलब स्रावित कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस करता है। लेकिन अब से आपको टेस्टिस नहीं बोलना है, क्या है कि आप लोग हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 12 का चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोग टेस्टिस नहीं लिखना है। तो टेस्टिस के अंदर में ऐसा कोई कोशिकाएं हैं जो उसका स्रावित करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, तो वह देखेंगे। तो टेस्टिस के अंदर में जो हम लोग कल देखे थे, टेस्टिस जो अंदर में देखे थे, देखिए फिगर सही से नहीं बनाएंगे, उलझा हुआ देखेंगे। तो इसमें एक विरिसन पालिकाएँ पाई जाती है, विरिसन पालिकाएँ पाई जाती है कितनी संख्या में, 200 से 250 की संख्या में। इसमें जो उलझा हुआ एक पाइप रहता था उसको कहते थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, यानी शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये था, इसी को हम लोग पढ़ना है। यही शुक्रजनक नलिकाएं जो है, इसी के अंदर में किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटोगोनिया का, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन होता है, यानी शुक्राणु इसी के अंदर में निर्माण होता है, उस पाइप के अंदर में। तो उस पाइप को हम लोग आज काट के देखेंगे, यानी उस पाइप को काटेंगे तो कैसा लगेगा अंदर में देखने में। आपको एनसीईआरटी का बुक को जब आप खोल के देखिएगा, यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का आप जब फोटो देखिएगा अंदर स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा उलझा हुआ रहेगा, वो आपको समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन हम जो आज बताएंगे बहुत सिंपल और ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मेरी भी बातें आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, तो अन्यथा नहीं आएगा। मैं साफ बोल रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, क्या निकलता है, रेटे टेस्टिस। इससे क्या निकलता है, रेटे टेस्टिस निकलता है, रेटे टेस्टिस निकलता है, रेटे टेस्टिस निकलता है। रेटे टेस्टिस फिर किस में खुलता है, भाषा इफ्रेंसिया में खुलता है। भाषा इफ्रेंसिया किस में खुलता है, तो एपिडर्मिस में खुलता है। थोड़ा पहले का बात है, एपिडर्मिस में खुलता है। एपिडर्मिस किस में खुलता है, भास डिफरेंस में खुलता है, भास डिफरेंस किस में खुलता है, इजुलेटरी डक्ट में खुलता है। इजुलेटरी डक्ट किस में खुलता है, यूरेथ्रा में खुलता है। यूरेथ्रा किस में खुलता है, यूरेथ्रा जो ग्लांस पेनिस होता है उस सब में खुलता है। ये पूरा हम डक्ट के बारे में अभी बात कर लिए, ये पूरा डक्ट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स खुलता है, यहाँ जो जालनुमा संरचना बनाता है, जालनुमा जो संरचना बनाता है उसको रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस से जो पाइप निकलता है 20 से 30 की संख्या में, उसको कहते हैं भाषा इफ्रेंसिया कहते हैं। भाषा इफ्रेंसिया से उलझा हुआ पूरा पाइप रहता है जो कि टेस्टिस के बाहर रहता है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से जो निकलता है फिर जो शुक्राणु को ले जाने वाला रास्ता होता है उसको कहते हैं भास डिफरेंस, ये कहते हैं भास डिफरेंस इसी को।
इसी को कहते हैं भास डिफरेंस। अब भास डिफरेंस फिर इजोलेटरी डक्ट में खुलता है, जो कि उसका जो रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास खुलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर इजोलेटरी डक्ट फिर यूरेथ्रा पूरा कहलाने लगता है, पूरा शीर्ष में यूरेथ्रा कहलाता है, जो कि वीर्य निकलने का रास्ता और यूरिन निकलने का रास्ता एक ही होता है मेल में, जिसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। तो इतना सा बात कर ले। तो आज हम लोग पूरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की आंतरिक संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे? आंतरिक संरचना देखेंगे। इतना समझ में आया हम लोग क्या देखेंगे? आई वो आप लोगों को इस क्लास से जोड़ने की बात पता चल गया होगा कि हम लोग क्या देखेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखेंगे। देखिए ये जो पाइप है, देखिए ये पाइप जो उलझा हुआ है, इस पाइप को हम ऐसे लेंगे और ऐसे उठाएंगे। मान लीजिए, समझिएगा, इस पाइप को हम ऐसे उठाएंगे और जब इसमें हम कट करेंगे तो पूरा उलझा हुआ पाइप रहेगा। बहुत सारा पाइप कटेगा, एक भी पाइप सही रहेगा, यानी जो बीच में पाइप रहेगा वो तो सही रहेगा, लेकिन बहुत सारा पाइप कटेगा क्या नहीं। तो उस पाइप को हम लोग अभी दिखाएंगे कैसा होता है। इसको उठाएंगे और ऐसे करके देखेंगे, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे। तो ये गोल रहेगा, गोल बनेगा फिगर, पहले गोल फिगर बनेगा। तो हम बता दिए। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ चलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। चलिए, इतनी सी बातें थे जो कि पहले का बात था, हम स्पीड में बता दिए और पूरी डिटेल में पढ़ाया गया है। लेक्चर 5 में देखिए, अच्छा लगेगा। देखिए अब क्या बात करेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस देखेंगे, यानी उसको जब काटेंगे तो टीएस ऑफ टेस्टिस का पूरा लिख देते हैं। टीएस टेस्टिस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को दोनों में देखेंगे। किसको काटेंगे? टीएस को, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को काटेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए जब हम इसको लेंगे और ऐसे देखेंगे तो वो तो गोल रहेगा, पहला बात है। तो उसको हम पहले गोल बनाएंगे। देखिए ये रहेगा, गोल बना। ठीक है, जितना भी है ठीक है। तो ये जो गोल है, इसके ऊपर बाहर में भी एक गोल रहेगा, यानी हम पूरा देख रहे हैं। तो ये सोचिए, ठीक है। तो ये पाइप जो मेरा ठीक निकला, इस पाइप जो मेरा ठीक निकला, और कई सारे पाइप तो कटा होगा, तो कई सारे पाइप इसी तरह भी इधर भी होगा, यानी एक पाइप इधर भी होगा, तो इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, इतना, ठीक है। तो ये पाइप इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। तो ये पाइप जो है इधर भी बना देते हैं। ये देखिए, ये पूरा होगा, लेकिन हम काटे हैं जब तो इतना ही दिखेगा, इधर भी होगा। सही से समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखिए, ये हो गया। तो अब पहले दो सेमनीफेरस, ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली जगह जो बचता है, उसमें एक खास प्रकार, पहले हम खाली जगह में जो होता है उसको हम लिखेंगे, तब इधर अच्छा से लिखेंगे। देखिए, तब अंदर वाला बात बताएंगे। समझिए, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच में जो खाली जगह बचता है, उसमें विशेष प्रकार की एक कोशिकाएँ पाई जाती है। कौन? विशेष प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है। देखिए, सब जगह पाएगा, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें टाइम तो लगेगा, आपको ध्यान देके समझना है, धैर्य होके। तो इसको जो कहते हैं इंटरस्टेलियल सेल। इंटरस्टेलियल सेल, इसको हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली सेल या अंतराली कोशिका लिखिए। हाँ, कोशिका, अंतराली कोशिका। इंटरस्टेलियर सेल का एक दूसरा नाम है लीडिंग सेल। क्या नाम बोलते हैं? लीडिंग सेल। क्या है? लीडिंग सेल है। दूसरा नाम क्या नाम है? दूसरा नाम।
और ये जो है ये सिक्रीट करता है यानी स्रावित करता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव यही करता है। देखिएगा ध्यान से, आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावित कौन करता है या स्राव कौन करता है, तो आपको ऑप्शन में यदि लीडिंग सेल रहेगा तो लीडिंग सेल मारिएगा, यदि अंतराली कोशिका रहेगा तो फिर अंतराली कोशिका मारिएगा। टेस्टिस भी रहेगा, लेकिन आपको टेस्टिस के भी जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 है तो डिटेल में जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या मारेंगे, लीडिंग सेल मारेंगे। क्या मारेंगे, लीडिंग सेल मारेंगे यानी अंतराली कोशिका मारेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन नामक टेस्टोस्टेरोन नामक का क्या कहता है, स्राव कहता है। स्राव क्या कहता है, स्राव कहता है। कौन कहता है, लीडिंग सेल या लीडिंग सेल ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। इतना समझ गए, इतना समझ गए। अब इसमें इस खाली जगह में कुछ तो पाया जाएगा ना, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें उत्तक पाया जाता है, एक खास उत्तक पाया जाता है। उस उत्तक को कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, जो जोड़ के रखता है। पूरे में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, संयोजी उत्तक। इसको बोलेंगे संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजी उत्तक कहेंगे। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक। थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। तो इसमें ब्लड वेसल भी पाया जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र भी आएगा, क्योंकि ब्लड की तो सभी जगह ज़रूरत है, हर कोशिका में ब्लड की ज़रूरत है। तो ब्लड तो आएगा ही, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी आएगा, शिरा धमनी सब आएगा। तो इसमें ब्लड वेसल भी रहेगा। तो इसमें ब्लड वेसल का देखिए फिगर बनाते हैं, दिखा देते हैं। यह है ब्लड वेसल, कटा हुआ ब्लड वेसल बहुत सारा होगा क्या नहीं, ब्लड वेसल होगा। इसको कहते हैं ब्लड वेसल। और इसमें एक तंत्रिका तंत्र भी हुआ, तंत्रिका तंत्र ऐसे दिखा देते हैं, तंत्रिका तंत्र। इसको बोलेंगे नर्व फाइबर यानी तंत्रिका जालिका लिखिए, तंत्रिका जालिका कुछ भी, हिंदी उतना दिमाग में रखिए। तो ये नर्व फाइबर होता है, नर्व्स फाइबर हो गया। अब समझिए, ये बाहर का काम हो गया। बाहर में इतना ही चीज़ होता है, क्या होता है, इतना ही चीज़ होता है बाहर में। अब समझिए अंदर वाला चीज़ समझने से पहले देखिए ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये मेरा क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है यानी शुक्रजनक नलिका। क्या है, शुक्रजनक नलिका है। यही क्या कहता है, इसी के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। बहुत देखिएगा, समझिएगा धीरे धीरे। तो यह हो गया, इतना बात हो गया। इसके अंदर में एक खास प्रकार का कोशिका का लाइनिंग रहता है। क्या रहता है, लाइनिंग रहता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका का लाइनिंग रहता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, और धीरे धीरे बनाना ही पड़ेगा, स्पीड होगा ही नहीं इसमें। तो अब कोशिका है तो उसमें केंद्रक रहेगा ही, होगा क्या नहीं, तो इसमें सब में केंद्रक होगा। क्या होगा, केंद्रक होगा, इस सब में भी होगा। तो सभी में होगा। देखिए इतना जिसमें इतना कार्य होगा इस सब में भी होगा, लेकिन इस सब में हम उतना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आधा यानी उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को काटे हैं तो थोड़ा सा सही आएगा। तो कुछ तो काटा हुआ भाग आएगा, कुछ तो कटेगा। तो इस सब में भी ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। क्या कहते हैं, इसमें ऐसे दिखा देते हैं, दिखा दिए। देखिए ये होता है, इसको कहते हैं जर्मल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मल एपिथेलियम यानी इसको हिंदी में कहते हैं वो जनन उपकला उत्तक। क्या कहते हैं, जनन उपकला उत्तक जिस कोशिका से बनता है उस कोशिका को कहते हैं, जो उत्तक, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनता है, तो उस कोशिका को कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं, जर्म सेल। उस कोशिका को कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं,
जर्म जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म सेल। जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका। यानी कोशिका का शुक्राणु का जो निर्माण होगा यही जनन कोशिका से होगा। किससे होगा? यही जर्म सेल से होगा, जनन कोशिका से। इसी से शुक्राणु का निर्माण होगा। देखिएगा ध्यान से, हो गया इतना। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, ध्यान से। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के सतह के बीच बीच में, यानी जर्म सेल के बीच बीच में जो है एक पिलर आकार का एक कोशिकाएं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका। हो गया। इस समय भी पाएगा, इस समय भी आप दिखा दीजिए, दिखाते हैं। इस समय भी दिखाइएगा, धड़पड़ी करना कोई जरूरी नहीं है। ये क्लास लंबा होगा, हम पहले बता चुके हैं। देखिए इसमें हो गया। इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? इसको सर्टोली सेल कहते हैं। इसको लिख देते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या कहेंगे? सर्टोली सेल। ये क्या कहता है? ये जो शुक्राणु जो बनता है, शुक्राणु जो बनना तैयार होता है, उसको पोषण देने का काम करता है। क्या काम करता है? वो जो है उसमें पोषण देने का काम करता है। ये है सर्टोली सेल का काम। उसको हम आगे बताएंगे ढंग से। तो ये हो गया, पिलर का आकार वगैरह होता है। अब देखिए ये जर्म सेल जो है ये कोशिका विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण तो करता है, लेकिन डायरेक्ट शुक्राणु थोड़ा बनता है, डायरेक्ट शुक्राणु नहीं बनता है। पहले जो बनता है मेरा, पहला एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसमें सेल होता है। देखिए अब से सुनिए, सब में एक सेल होता है जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इस कोशिका को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये साबित करता है। क्या कहता है? ये यही बनाता है स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया कोशिका विभाजन करके ये स्पर्मेटोगोनिया कोशिका विभाजन करके एक और सेल बनाता है, और एक सेल बनाता है। देखिए जोन कलर से यहाँ दिखाएंगे वही कलर से लिखिएगा। इसको कहता है, साबित करता है, जो कि ये इसको कहते हैं प्राइमरी। दो तरह का होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी। देखिए ये जो जितना भी हम इधर चीज़ लिखेंगे, इस अंदर में जितना भी कार्य हो रहा है, इसको अभी हम लोग फिर अभी इसको मिटाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए आप इसको नाम सुन लीजिए, ये कैसे कैसे होता है हम अभी तुरंत बताएंगे। लेकिन देखिए ये फिगर अभी हम इधर बताने लगेंगे तो जगह ही नहीं मिलेगा। इसलिए इसके अंदर में जितना चीज़ होता है उसको अभी सुन लीजिए, उसके बाद हम अभी डिटेल में पढ़ाएंगे कि कैसे कोशिका विभाजन क्या नहीं किया, कैसे ये शुक्राणु बन गया, इसे हम सब बताएंगे। अभी तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये विभाजन करता है, एक और सेल बनाता है, लेकिन अभी जो इसको मिटा के जो बताएंगे उसमें ढंग से बताएंगे। ढंग से यानी ये तो भी सही बता रहे हैं कि कोशिका विभाजन करता है। तो ये हो गया। फिर ये कोशिका विभाजन करके देखिए सेकेंडरी देखिए ये इसी तरह तिल देते जाइए। ये जो कहता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? एक खास प्रकार का, और दूसरा कलर देते हैं, खास प्रकार का एक और क्या कहता है? सेल का निर्माण करता है, जिस सेल को कहते हैं क्या कहते हैं? इसको स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। ये स्पर्मेटिड क्या कहता है? एक थोड़ा मतलब संरचना जो है शुक्राणु की तरह बनता है। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। तो ऐसे दिखा देते हैं। देखिए दूसरा कलर से दिखाते हैं, जगह भी नहीं बचा, ब्लैक से दिखाते हैं। देखिए ऐसे जब आप जूम करके देखिएगा तो दिखेगा, ऐसे बनाता है ऐसे। इसी को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ।
क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। यही स्पर्मेटोजोआ जो बना मेरा, यही शुक्राणुओं को यही स्पर्मेटोजोआ जो है बना, जो इस सर्टोली सेल जो है उसको पोषण प्रदान करता है। क्योंकि ये जो पिलर आकार का जो होता है स्पर्मेटोजोआ से, इसमें आके सटता है और न्यूट्रिशन लेता है, यानी पोषण लेता है और फिर विकसित होता है। समझे, ये जो स्पर्मेटोजोआ जो बना मेरा, यही जो है ये पिलर के आकार में सटता है, और ये जो पिलर के आकार जो चीज़ है वह कोशिका है, वह पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और ये इसकी संरचना अभी फुल नहीं है, स्पर्मेटोजोआ थोड़ा थोड़ा बनता है, थोड़ा थोड़ा कर जाता है, जो कि ये जो आके इसमें सटता है तो न्यूट्रिशन लेता है, फिर विकसित होता है। इतना हम लोग जाने हैं, इतना ही चीज़ इसमें, ये जितना चीज़ हम दिए हैं इस समय भी बनता है, इस समय भी बनता है, लेकिन हम अभी दिखाएंगे नहीं, एक ही जो में दिखाएंगे। सारा आप समझ सकते हैं कि सारा में होता है। तो देखिए एक बार देखिए, उसके बाद हम एक बार बोलेंगे क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। बहुत सिंपल है, फिगर देख के बायोलॉजी में ऐसा ही होता है, फिगर देख के आप सब चीज़ लिख सकते हैं, समझे ना। बायोलॉजी में कुछ बड़ा बात नहीं है, खाली समझना बड़ा बात है, समझ लीजिएगा। उसके बाद समझना भी बड़ा बात नहीं है, लेकिन अब जैसे बताया, आप दिमाग इधर उधर रखिएगा तो आपको समझ में आ भी नहीं करेगा। तो देखिए एक बार, देखिए चलिए अब देखते हैं, अब लिखाते हैं, मतलब अब लिखाते हैं, एक बार बोलते हैं। तो शुरू में क्या होगा कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्रजनक नलिका के अंदर अंतराली कोशिका पाया जाता है, अंतराली कोशिका पाया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, यानी स्राव करता है। कौन करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टेलर सेल या लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को सिक्रीट करता है, यानी स्रावित करता है। पहला नंबर में लिखना है, एक बार फिर से बोलेंगे, लास्ट बार फिर से बोलेंगे, सुनिए ठीक से। ये शुक्रजनक नलिका के अंदर अंतराली कोशिका पाया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित या स्राव करता है। हो गया, अब नहीं बोलेंगे, कितना हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखाएगा, पहला पॉइंट में हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में मेरा लिखाएगा, देखिए दूसरा पॉइंट में मेरा क्या लिखाएगा, शुक्रजनक नलिका के सतह पर, शुक्रजलिका के अंदर के सतह पर जर्मल इपिथेलियम पाया जाता है, जो उनकी कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं या जर्म सेल कहते हैं। फिर से, शुक्रजनक नलिका के अंदर जर्मन इपिथेलियम या जनन उपकला उत्तक पाया जाता है, जो उसकी कोशिकाओं को जर्म सेल या जनन कोशिका कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, एक जहाँ मतलब बोलने का चीज़ है, तो हम बोल रहे हैं, तो आप देखिए, आपकी शुद्ध हिंदी में सुन लीजिए। शुक्रजनक नलिका के अंदर जनन उपकला उत्तक पाया जाता है, जिनकी कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं। हो गया, दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट लिखाएंगे, हम लिखवा देंगे, अभी लिखवा भी दे सकते हैं, देखिएगा। उसके बाद लिखना है कि जनन कोशिका के बीच बीच में पिलर आकार का एक सर्टोली सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या बोलेंगे, फिर से सुनिए। जनन कोशिका के बीच में पिलर आकार का कोशिका पाया जाता है, जिसे सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। हो गया, सर्टोली सेल विकसित हो रहे, लिखेंगे अब चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि सर्टोली सेल विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। हो गया, इतना 4 पॉइंट लिखना है। एक तो और लिख सकते हैं कि जर्म सेल के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं। लिख लीजिए 1 पॉइंट और 5 पॉइंट कि जनन कोशिका की विभाजित कर शुक्राणुओं का निर्माण करता है। जनन कोशिका शुक्राणुओं का
जनन कोशिका विभाजित कर शुक्राणुओं का निर्माण करता है जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं। लिख लिया, हम ही लिखा देते हैं, अब नहीं लिखेंगे, हम ही लिखा देते। एक बार हम बोल दिए, दो बार बोले हैं, अब हम लिखा देते हैं। सोचते हैं फिगर रहेगा तो हम बोल देंगे तो आप अच्छा से लिख लीजिएगा। अब फिगर मिटा के तो हम लिखते हैं, और क्या, देखिए तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में। देखिए लिखते हैं, पहला पंच में मेरा क्या था, फिर से बोलते हैं। शुक्रजनक नलिका जो है, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर अंतराली कोशिका पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित या स्राव करता है। तो लिख देते हैं, लिखिए लीजिए, शुक्रजनक थोड़ा राइटिंग देखिएगा। शुक्रजनक नलिका के अंदर अंतराली कोशिका पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। पहला पॉइंट खत्म। यही हम बोले थे कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु अंतराली कोशिका जो पाया जाता है, इसका दूसरा नाम, अंतराली कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरस्टेलियर सेल, और दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट में था कि शुक्रजनक नलिका, ये दूसरा कलर से लिखते हैं, मिल जाएगा। शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्रजनक नलिका के अंदर उसके सतह पर एक विशेष प्रकार का ऊतक पाए जाते हैं जिसे जनन उपकला ऊतक कहते हैं। जनन उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन उपकला ऊतक कहते हैं। देखिए, जिस कोशिका को, उनकी कोशिकाओं को जर्म सेल कहते हैं। जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, उनकी कोशिकाओं को जर्म सेल कहते हैं, हम लिखा है। फिर जर्म सेल कहते हैं, उसके बाद सुनिए। तीसरा पॉइंट में मेरा क्या था, जर्म सेल या जनन सेल। जनन कोशिका विभाजित कर शुक्राणुओं का निर्माण करता है जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं। तीसरा पॉइंट कंप्लीट। सब हम बोल के लिखवा चुके हैं, एक बार ऐसे लिख रहे हैं आपके सामने। तीसरा पॉइंट कंप्लीट। चौथा में मेरा क्या था कि जनन कोशिका के बीच में जो पीलर आकार का, लाल तरह का बनाए थे, पीलर आकार का जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का क्या काम है, वो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। वो भी पॉइंट लिखाएगा। देखिए आप, चौथा पॉइंट में क्या होगा मेरा, चौथा पॉइंट में होगा जनन कोशिका के बीच
बीच बीच बीच में पिलर आकार का एक कोशिका पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। सर्टोली सेल कहते हैं। और इन सर्टोली सेल का क्या कार्य है? इन सर्टोली सेल का कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं को विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। क्या कहता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट देखिए, सर्टोली सेल विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। क्या कहता है? पोषण प्रदान करता है। देखिए, लिख दिया आपके सामने में। देखिए, इतना ही आपको हम बोले थे, इतना ही लिखे, कुछ नहीं है। आप फिगर से समझ के सब चीज़ हम उस टाइम बोले और अभी लिख डालें। और क्या, देख लीजिए एक बार, देखिए एक बार, देखिए हट जाते हैं, एक बार देख लीजिए, हट जाते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे शुक्राणु का जो बीच में जो कार्य हो रहा था उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा था, कैसे नहीं हो रहा था। तो वही एक कोशिका जर्म सेल को उठाएंगे, एक कोशिका को, उसके बारे में क्या उसी के द्वारा हो रहा था। क्या क्या हम यहाँ लिखे हैं, जनन कोशिका विभाजित कर शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो जनन कोशिका कैसे कैसे विभाजित करता है उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो एक बार देखिए इसको पहले, चलिए अब मिटाते हैं। क्या कहते हैं? मिटाते हैं। तब तक देखिए एक बार, देखिए, चलिए अब मिटाते हैं। क्या कहते हैं? अब मिटाते हैं। देखिए, अब जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में जो इतना चीज़ हो रहा था उसको हम लोग अभी देखेंगे। अब वो तो हम लोग देख ले कि कैसे कैसे होता है, कि क्या चीज़ उसमें कितना चीज़ पाया जाता है, लेकिन अब उसका यहाँ जो देखेंगे ना पूरी अच्छी तरह से देखेंगे ताकि आपको समझ में आए शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु का निर्माण, उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो वो जर्म सेल जो था यानी सर्टोली सेल जो जनन कोशिका जो था उसी के द्वारा कोशिका विभाजन करता है, यानी विभाजित करके शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ये हम पॉइंट लिख दिए थे। तो उन कोशिकाओं को हम अभी यहाँ रखेंगे। देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये जो कोशिका है, ये कोशिका जो, इस कोशिका को नाम कहते हैं जर्म सेल कहते हैं। लेकिन इन कोशिकाओं को विभाजित करेंगे, अच्छी ढंगों से समझेंगे तो इसको कहता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म सेल कहते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। ये क्या कहता है? अपना संख्या को बढ़ाता है, यानी समसूत्री विभाजन करता है। एक मिनट, यहाँ देखिए, जर्म सेल जो होता है वे 2n होता है। कितना होता है? 2n होता है, ध्यान में, क्योंकि ये 2n होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा, ये 2n होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करता है आदमी? समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन आप सुनेंगे, अर्धसूत्री, माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है, यानी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वह प्राथमिक जनन अंग में होता है, यानी टेस्टिस के अंदर होता है, और मादा में जो होता है ओवरी में होता है।
और पूरे उस प्राथमिक जनन अंग को छोड़कर हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ताकि संख्याओं को शरीर जो बढ़ता है तो कोशिकाओं से ही तो बढ़ता है, तो कोशिकाएं लगातार कोशिका विभाजन करते रहता है। हमारा कोशिका विभाजित होता है तो हमारी जो ऊंचाई यानी जो हाइट बढ़ती है उसी के कारण होता है, कोशिका विभाजन करता है। तो यहाँ समसूत्री विभाजन करेगा और कई बार समसूत्री विभाजन करेगा और क्या करेगा, इसके तरह कोशिका विभाजन करेगा तो इसके तरह ढेर सारे सेल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? ढेर सारे सेल का निर्माण करेगा। तो इन सेलों को, ये जो बना इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। हम लोग जितना चीज़ वहाँ लिखे थे अब ऊपर से नीचे यही लिखा है, आप ध्यान देखिएगा। इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहता है। ये कितना होता है? ये क्या होता है? ये भी 2n होता है। 2n होता है। देखो n और 2n में देखिएगा क्या होता है। देखिए n जो है, मेरा n जो होता है उनकी गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। और 2n का मतलब होता है उनकी गुणसूत्र की संख्या 46 होगी। क्या होगी? गुणसूत्र की संख्या 46 होगी। कितना होगी? 46 होगा। कितना होगा? 46 होगा। तो वो आप लोग समझ जाएंगे। ये छोटा चीज़ था। तो स्पर्मेटोगोनिया बना तो क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिका संख्या बढ़ा तो मेरा 2n ही रहेगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब इनकी गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, समसूत्री विभाजन भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या हुआ? समसूत्री विभाजन क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। और इन भागों को जो कहते हैं, इसको कहते हैं, ये मतलब गुणन किया, यानी अपना संख्याओं को बढ़ाया। तो इसको जो कहते हैं, ये जो पहला फेज है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, यानी गुणन अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणन अवस्था कहते हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, दिखता होगा, इसे भी आप कितना बड़ा लिखेंगे। तो समसूत्री विभाजन कहता है। इन समसूत्री विभाजन को जो है हम लोग एक तो मैच्योर, मतलब जो परिपक्व हो जाता है उसको हम लोग पूरा एक टू को लेके चलते हैं आगे। एक ठो को लेके चलेंगे, थोड़ा मोटा रहेगा। एक ठो को लेके चले। इनको कहते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये भी 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। अभी तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। अर्धसूत्री जब विभाजन हो जाएगा तो उनकी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो ये भी 2n होता है। ये कोशिका, ये इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितना होता है? क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर मेरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इन चीज़ों को, इनकी इस अवस्था को जो कहते हैं, यानी ये ग्रोथ क्या कहने हैं, यानी मैच्योर हुआ, ये ग्रोथ हुआ, वृद्धि क्या, तो इसको कहते हैं ये ग्रोथ अवस्था। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं, यानी वृद्धि अवस्था। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था कहते हैं। हो गया। तब देखिए, अब इसके बाद ये कोशिका क्या करेगा? ये कोशिका फिर एक बार अर्धसूत्री विभाजन करेगा। तो अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो ये फिर कोशिका बना लेगा, चार बनेगा। चलिए, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसी तरह हुआ है वहाँ। तो इनकी कोशिकाओं को जो ये 2 बना, इनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे। वहाँ लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए, या अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इनकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी, यानी 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n होगा। कितना होगा? n होगा। क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? आधी हो जाएगी। अब इनको जो कहते हैं, ये 4 जो बना, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं।
स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड। इस अवस्था को जो कहते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड। इनकी संख्या भी n होगा। क्या होगा? n होगा। अच्छा से लिख देते हैं, n होगा। क्या होगा? n होगा। ये जो कहता है इस अवस्था को जो कहते हैं, इस अवस्था को, क्योंकि बहुत सारे जो है ना बहुत सारे पक्वा हुआ है, मतलब ये परिपक्वा हो गया, मेच्योर हुआ, ये मेच्योर होने लगा, क्योंकि अब जो रूप लेगा, अब शुक्राणु का निर्माण लेगा, अब शुक्राणु का संरचना लेगा, इसलिए ये मेच्योर होता है तभी लेता है। तो ये मेच्योर हो गया तो इसको कहते हैं परिपक्वा अवस्था। मेच्योर, परिपक्वा यानी मेच्योर अवस्था। मैचुरेशन फेज। क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज, यानी क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? हिंदी में क्या बोलेंगे? परिपक्व अवस्था, परिपक्वता अवस्था या परिपक्व अवस्था, दोनों एक ही होता है। तो देखिए इसको कहते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड जो है ये क्या कहता है? ये जो कहता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा कि शुक्राणुओं में, मतलब मेल में शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो वह सबसे लास्ट डैप्लॉइड कौन सा होता है? कौन सी कोशिकाएं होती है? डैप्लॉइड मतलब अगुणित कौन सा होता है? नहीं, द्विगुणित कौन सा होता है? तो 2n कौन होता है? प्राइमरी स्पर्मियोसाइट होता है। क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये पूछता है एग्जाम में, क्योंकि उसके बाद हम लोग का क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो n हो गया। तो यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन 2, कितना? 2। ये 1 था। क्या था? 1 था। ये 2 हुआ। ये जो है थोड़ा सा अपना रूप लेने लगता है, थोड़ा सा, अभी पूरा नहीं, इतना ये लेता है। इसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। जो इसी को विकसित होने में जो सर्टोली सेल होता है इसी को विकसित देता है, स्पर्मेटोजोआ को देता है विकसित होने में, शुक्राणुओं का निर्माण लेने में। फिर ये जो है ये पूरे तरह शुक्राणुओं का निर्माण करने लगता है, यानी ये शुक्राणुओं का ये पूरी तरह संरचना जो लेता है इसको कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु। देखिए कैसे लेता है। फिर इस अवस्था को देखिए, स्पर्म है। इस अवस्था को कहते हैं, चौथा अवस्था को स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, सुन लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये हुआ। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे जैसे है वैसे लिख देंगे हम लोग। पहले इसको समझिए ठीक से, फिर से एक बार पहले इसको बताएंगे। अब पहले हम ही बताते। देखिए पहले उस जर्म सेल जो था, वह जो जनन उपकला जो उत्तक मेरा बना था, उनकी कोशिकाओं को जो कहते हैं, क्या कहते थे? जर्म सेल कहते थे। क्या ना कहते थे? तो जर्म सेल को हम यहाँ उठा के लाएँ। क्या किए? जर्म सेल को उठाएँ और यहाँ लाएँ। तो जर्म सेल को उसको जो कहते हैं प्रिमोडियल जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमोडियल जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमोडियल जर्म सेल कहते हैं। हो गया। तो प्रिमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होता है, मतलब वो अपना संख्याओं को बढ़ाता है। तो उसको क्या कहेंगे? किससे बढ़ाएगा? तो अपना संख्याओं को तो समसूत्री विभाजन करेगा। तो समसूत्री विभाजन द्वारा जो कई सारे जो कोशिकाएं बनता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि 2n होता है। फिर जब इसमें जो है ना एक तो कोशिका को लेते हैं जो कि अच्छी तरह से गुणन, मतलब वृद्धि क्या हुआ? वृद्धि होता है। तो कोशिकाओं का वृद्धि होता है, तो उन वृद्धि को जो हम एक तो अलग लेके आते हैं उसको कहते हैं, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि 2n होता है। कितना n होता है? 2n होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितना कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि n होता है। क्या होता है? n होता है। उसके बाद देखिए,
ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना था उनको जो वृद्धि हुआ तो उसको कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज कहते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसको कहते हैं। फिर क्या आता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो, उसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार सेल का निर्माण होता है, कितना? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 4 कोशिकाओं का जब निर्माण होता है तो उसको कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं, जो कि एन होता है। क्या होता है? ये सब एन होता है, ये सब एन होता है, ये सब क्या होता है? एन होता है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्पर्मेटिड कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपना संरचना में थोड़ा सा रंग लाया थोड़ा सा, जो कि उसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, जो कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को, इसी को जो है पोषण देने का काम करता है। इसको पोषण लेने के बाद ये अच्छी तरह से शुक्राणुओं का मतलब संरचना अच्छी तरह से ले लेता है, जिसको स्पर्म कहते हैं, और वह उस अवस्था को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहता है? स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? तो मैचुरेशन फेज में लिखेंगे यह अवस्था गुणन अवस्था है, जिसमें प्रिमोडियल सेल जो अधिक संख्याओं में कोशिका बनाता है, पहला नंबर में। ये आप बैठा के भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को कोशिका वृद्धि करके, मतलब वो जो होता है वो ग्रोथ करके उन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि ग्रोथ अवस्था में होता है। कहाँ होता है? ग्रोथ अवस्था में होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है परिपक्व होता है, यानी मैच्योर होता है। मैच्योर सभी कोशिकाएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योर होता है, जिन फेज को कहते हैं मैचुरेशन फेज या परिपक्वता फेज कहते हैं। फिर उसके बाद जब शुक्राणु का निर्माण लेने लगा, शुक्राणु का संरचना अपने आप में लेने लगा, तो उस अवस्था को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो इतना हो गया। एक बार देखिए अच्छा से देखिए। आज का क्लास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग समझे होंगे कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। अब यदि कोई पूछे कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का कौन स्रावित करता है, तो आप क्या बोलेगा? लीडिंग सेल या इंटरस्टेलियर सेल या अंतराली कोशिका। क्या बोलेगा? अंतराली कोशिका। उसके बाद बोलेगा कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करता है, तो आप बोलेगा सर्टोली सेल। कौन सेल? सर्टोली सेल। 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वही कि शुक्राणुओं में डायप्लॉइड की लास्ट स्टेज कौन सी कोशिकाएं होती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, जो कि 2n होता है। इसके बाद सारा n होता है। क्या होता है? n होता है। उसके बाद क्वेश्चन तो नहीं, संस्कृति विभाजन अर्धसूत्री विभाजन हो गया। आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। बाय।